ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट में फर्स्ट प्रेस संविधा पढ़ते हैं, प्रेस कन्वोकेशन पढ़ते हैं। क्या है, सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रेस संविधा कब की है, 1966 की है। प्रेस संविधा क्यों आई और क्यों बनाई गई? सबसे पहले ह्यूमन राइट में मानवाधिकारों से संबंधित क्या है, सार्वभौमिक घोषणा आई। सार्वभौमिक घोषणा में अधिकार तो बताया, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का तरीका नहीं बताया। सार्वभौमिक घोषणा में दोनों प्रकार के अधिकार शामिल थे, यानी जो सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं वो भी शामिल थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल थे। कहां से कहां तक से, 3 से लेके 21 तक सिविल और राजनीतिक अधिकार थे, जबकि 22 से लेके आर्टिकल 27 तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल थे। अब जो वहां पे सिविल अधिकार जो 3 से लेके आर्टिकल 21 तक जो अधिकार शामिल थे, उनके लिए एक अलग प्रेस संविधा बना दी गई। कब बनाई गई प्रेस संविधा? सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रेस संविधा है ये 1966 को बनाई गई। 66 है इसका पूरा नाम, ठीक है। अब ये लागू कब हुई? ये लागू कब हुई? 23 मार्च 1976 को। 23 मार्च 1976 को ये लागू हुई। वर्तमान में इसके कुल सदस्य हैं 167 देश इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, ठीक है। टोटल इसमें अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं? 53 आर्टिकल है। प्रेस संविधा में 53 आर्टिकल दिए हुए टोटल। अब 53 जो आर्टिकल है उनको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट भाग में बताया गया है कि कौन कौन सा 6 भाग कौन कौन से हैं। पहले तो ये देखते हैं अपन। पहले सामान्य बात है, प्रस्तावना आती है। हर जो चाहे संविधान है, चाहे सार्वभौमिक घोषणा है, चाहे प्रेस संविधाएं हैं, सब में क्या है, पहला भाग प्रस्तावना होती है। दूसरा भाग सामान्य खंड से चालू होता है। सामान्य खंड में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं सामान्य खंड में, ठीक है। फिर आता है संकटकालीन अधिकार, तीसरा भाग है ये, ठीक है। भाग 3 है ये। इसमें सिर्फ आर्टिकल 4 आता है, सिर्फ आर्टिकल 4 आता है ओनली। फिर आता है चौथा भाग, सारवान अधिकार, चौथा भाग, जिसमें क्या है, आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 27 तक, 6 से लेके 27 तक आर्टिकल बताए हुए, यानी ये जो सारवान अधिकार है इसमें ही सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है क्रियान्वयन मशीनरी, यानी इन अधिकारों को लागू कैसे करवाया जाएगा। आर्टिकल 28 से लेके आर्टिकल 45 तक ये पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट में बटा हुआ है। ये 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें प्रस्तावना शामिल नहीं है, ठीक है। वो तो क्या सामान्य बात है। फिर सामान्य खंड से चालू हो रहे हैं तो वहां तक 6 तक है। नेक्स्ट आता है 5वां पार्ट, निर्वचन या व्यावर्ती, रिपील या व्यावर्ती या अनुबंध जो भी होते हैं। नेक्स्ट आता है 6th पार्ट, प्रेस संविधा का अनुसमर्थन और सम्मिलन या संशोधन से संबंधित प्रावधान। ये किस में आते हैं? अंतिम खंड में आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? अंतिम खंड में आते हैं। क्या क्या? सम्मिलन, अनुसमर्थन और संशोधन से संबंधित प्रावधान अंतिम खंड में आते हैं। तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल वाइज याद रखना है अपने को, 1 से लेके 5 तक सामान्य खंड में। फिर संकटकालीन अधिकार आर्टिकल 4 में। फिर आता है सारवान अधिकार
6 से लेके 27 तक, 6 से लेके 27 तक। फिर आता है क्रियान्वयन मशीनरी 28 से लेके 45 तक, 28 से लेके 45 तक। फिर आता है निर्वचन खंड, निर्वचन या व्यावर्ती रिपील वाला खंड बोलते हैं, जिसको 46 और 47 दो ही आर्टिकल है। फिर इसके बाद में जो अंतिम खंड है 48 से लेके 53 आर्टिकल तक, 48 से लेके 53 आर्टिकल तक आते हैं, जिसमें अनुसमर्थन सम्मेलन और संशोधन से संबंधित प्रावधान आते हैं। ठीक है। प्रस्तावना में किसने कहा था बताओ कि सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकारों की खान के, कौन सा ऐसा प्रोफेसर है जो जिन्होंने ये कहा था कि सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों की खान है? लेटर क्या नाम? लैटर पेट। हाँ, लेटर पेट। लेटर पेट थे? श्योर? ओपेनहाइम थे? ओपेनहाइम थे। ठीक है। फिर आता है, अब आर्टिकल 1 से चालू करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 1 यानी सामान्य खंड 1 से लेके 5 तक है। तो भाग 1 में यानी फर्स्ट जो खंड है उसमें सबसे पहले आर्टिकल कौन सा आता है? 1 आता है। 1 में क्या बताया है कि आत्मनिर्णय का अधिकार देती है। ये सभी लोगों को, यानी ये जो पर्याय संहिता है, ये सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देती है कि वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करते हैं, स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार रहते हैं, यानी वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र है। आर्टिकल 1 में आत्मनिर्णय, एक शब्द याद रखना है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 1 का ये सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि वो परस्पर लाभ के सिद्धांत पे काम करेंगे, यानी वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे। यानी क्या काम करेगा? वो परस्पर लाभ के सिद्धांत पे काम करेगा। आर्टिकल 1 का सब क्लोज 2 परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे। फिर आता है, इसमें आपको पूरे डिटेल वाइज याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारे तो छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं, वर्ड याद करने हैं। फर्स्ट में आत्मनिर्णय याद करना है, दूसरे में आर्थिक सहयोग याद करना है। आर्टिकल 2 में आर्थिक सहयोग कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे का आर्थिक सहयोग करना चाहिए जो उसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता में होता है। आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग जो भी किए जाते हैं स्त्री और पुरुषों में समान किए जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि स्त्री को ये अधिकार है और पुरुष को ये अधिकार है। सिविल और राजनीतिक जो भी अधिकार है वो उसका प्रयोग स्त्री और पुरुष समान रूप से करेंगे, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 4 ये कह रहा है, कहाँ पे आया था? संकटकालीन। तो इसको यहाँ पर एक साथ ही पढ़ लेते हैं, भाग 2 का है जबकि संकटकालीन। ठीक है। संकटकालीन ये कह रहा है कि लोक आपात की स्थिति में कुछ सिविल और राजनीतिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। अगर इमरजेंसी लगी हुई है, लोक आपात की स्थिति है, तो उस समय कोई व्यक्ति अपने सिविल और राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। क्या करता है? अपने यहाँ जैसे इमरजेंसी लगती है तो क्या अधिकार क्या हो जाता है? उनका क्रियान्वयन क्या हो जाता है? एक बार निलंबित हो जाता है। लेकिन कौन से नहीं होते निलंबित? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में 20 और 21 क्या नहीं होते? निलंबित नहीं होते, यानी उनका एग्जीक्यूशन उस समय भी प्रवर्तन कराया जा सकता है, इमरजेंसी के टाइम में भी। लेकिन यहाँ पर 2 आर्टिकल नहीं, यहाँ पर कुछ थोड़े से ज्यादा आर्टिकल है कि इन आर्टिकल्स का क्या है? आपात में प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये इमरजेंसी में भी लागू करवाए जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल लिखो 6, आर्टिकल 6 नाम लिख लो खाली, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8 का पैरा 1 और पैरा 2, 6, 7, 8 का पैरा 1 और पैरा 2।
फिर आता है 11 15 11 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल और आर्टिकल 18। तो कौन कौन से? 6 7 8 11 15 16 और 18। 11 15 16 और 18 ये कितने आर्टिकल हो गए? 7 आर्टिकल हो गए। इन 7 आर्टिकल को इमरजेंसी में भी लागू करवाया जा सकता है। यानी ये जो सिविल अधिकार है, ये जो राजनीतिक अधिकार हैं, उनको आपातकाल में भी लागू करवाया जा सकता है। ये आपात के समय निलंबित नहीं रहेंगे। फिर आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि इस संविदा यानी प्रेस संविदा का ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन या निर्वचन नहीं किया जाएगा जिससे व्यक्ति की अधिकार या स्वतंत्रताएं हनन होता है। यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि इस प्रेस संविदा का निर्वचन जब भी किया जाएगा तो ऐसा निर्वचन नहीं किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा जिससे व्यक्ति के अधिकार या उसकी स्वतंत्रताएं खत्म होती हो या कम होती हो। यानी ये तो अधिकारों के लिए प्रदान की गई प्रेस संविदा है, तो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा जिससे उनका हास होता हो या वो खत्म होती हो। फिर आता है आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 27 तक सारवान अधिकार। सारवान अधिकार या ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिविल और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं। इनको अपने को क्रम से याद करना, जैसे कि अपने सार्वभौमिक घोषणा में याद किया था वैसे ही इनको याद करना है। तो वहां पे जीवन का अधिकार कहाँ पे था? सार्वभौमिक घोषणा में जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा, समानता, आर्टिकल 3 में था। वहां 3 से लेके 21 तक आर्टिकल थे ना, उन आर्टिकल सार्वभौमिक घोषणा के आर्टिकल 3 से लेके 21 तक को यहाँ विस्तृत कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल कहाँ से चालू होते हैं? 6 से आर्टिकल चालू हो रहे हैं। तो 6 में जीवन की स्वतंत्रता है। फिर वहां पे था दास नहीं बनाया जाएगा, इसलिए उनको यंत्रणा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर है आर्टिकल 7 कह रहे किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको यंत्रणा दुख दर्द नहीं दिया जाएगा। उल्टा है यहाँ पर। वहां पहले 4 में था दास नहीं बनाया जाएगा और 5 में था यंत्रणा या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर 7 में यंत्रणा नहीं दी जाएगी, 8 में दास नहीं बनाया जाएगा किसी को, 8 में दास नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आ रहा है 9 कह रहा है किसी भी व्यक्ति को मनमानी रूप से गिरफ्तार या निरोध नहीं किया जाएगा। 9 किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पे गिरफ्तार या निरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन विधि प्रावधान करती है तो उससे गिरफ्तारी या निरोध किया जा सकता है। तो 9 में यान है कि दास भी नहीं बनाया गया, 8 में तो उससे गिरफ्तार या निरोध भी नहीं किया जाएगा। 10 में व्यक्ति की गरिमा है। 10 में शब्द याद रखना है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाएगा, यानी व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखने का अधिकार है। 11 याद करना है, इंपॉर्टेंट, केवल संविदाजनक दायित्व को पूरा न करने के आधार पर उसे जेल भेजे जाने से निषिद्ध। ये आर्टिकल 11 कहां पर आया था? अभी मैंने पहले बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पे 11 निलंबित नहीं होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई कांटेक्ट किया हुआ था ए और बी के बीच में, और बी अगर कांटेक्ट पूरा नहीं करता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, तो बी को जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर इमरजेंसी लगी हुई है और बी को जबरदस्ती जेल भेज दिया जाता है तो बी उसके लिए, उस ह्यूमन राइट के लिए विरोध कर सकता है, कह सकता है मुझे मेरे ह्यूमन राइट को संरक्षित किया जाए, है ना। तो 11 हम पढ़ लिया पहले। 6 में क्या था? जीवन की स्वतंत्रता। 7 यंत्रणा। 8 दास नहीं बनाया जाएगा। 9 गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, निरोध नहीं किया जाएगा। 10 व्यक्ति की गरिमा। 11 संविदाजनक दायित्व को पूरा नहीं करता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा किसी भी सिचुएशन में। कॉन्टैक्ट संबंधी कोई भी दायित्व था उसने पूरा नहीं किया तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। ऐसा ही एक अपन आगे पढ़ेंगे हस्तक्षेप में।
ऋण संबंधी दायित्व, अगर किसी ने पैसे उधार ले रखे हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हस्तक्षेप में पढ़ेंगे अपन। फिर आता है 12, आवागमन और निवास चुनने की स्वतंत्रता। आवागमन और निवास ये अपने देश के अंदर है, देश में कहीं भी वो आ जा सकता है और निवास कर सकता है, तो ये मनमाने ढंग से उसे रोका नहीं जा सकता। 11 में संविदा पूरी नहीं की तो जेल नहीं। 12 में अपने देश के भीतर कहीं पर भी वो आ जा सकता है, आवागमन और निवास करने की उसकी स्वतंत्रता है। 13, अगर कोई प्रवासी, कोई विदेशी आ गया, एंटर हो गया अपने देश में, तो उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा, मनमाने ढंग से निष्कासित। कोई एंटर हो गया, कल जैसा कि अपन ने आश्रय में पढ़ा कि घोषणा आई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रादेशिक आश्रय में कि अगर किसी ने प्रवेश कर लिया है तो उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा। तो 12 में क्या था, देश के अंदर अंदर आवागमन और निवास करने की। 13 में कोई प्रवासी विदेशी आ गया, प्रवेश कर लिया तो उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14, न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता का अधिकार। न्यायालयों यानी क्या है, कोर्ट, और जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके समक्ष समानता का अधिकार, यानी सभी को सुनवाई का अवसर देगा। किसी पर भी जुर्म तब तक अधिरोपित नहीं किया, जब तक जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कहां पढ़ के आए थे अपन पहले, आर्टिकल 11 में पढ़ा था, सार्वभौमिक 10 और 11 में 11 में पढ़ा था। और भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाए, 11(1) में तो पढ़ा कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, और 11(2) में पढ़ा कि वो तब तक निर्दोष माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 में ही तीनों चीजें आ गई कि न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता है, ठीक है। वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ पे वो बात नहीं पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है तो क्या है, समानता पढ़नी है, समान संरक्षण आगे आएगा, ठीक है। 14 में विधि, न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता। फिर है 15 कि आपराधिक विधि को गैर भूतलक्षी प्रभाव लागू होना, यानी भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग घुमाई हुई इसमें, ये कि आपराधिक विधियां जो भी है उनको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, आपराधिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, ये ना, हाँ, आपराधिक विधियों को 15 में भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। फिर 16 वहां कितना पढ़ा था कि व्यक्ति के रूप में उसको मान्यता मिलनी चाहिए, 6 में, और यहाँ पे 16 में 10 का अंतर आ गया, ठीक है, 6 और 16 याद रखना है अपने को। वहां 6 में पढ़ा था, यहाँ 16 में है कि विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में उसको स्वीकार किया जाना, या व्यक्ति के रूप में उसको मान्यता मिलनी चाहिए। फिर आता है 17 कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को एकांत, परिवार, यानी वहां पढ़ के आए थे 12, मैंने कहा था आर्टिकल 21 का उल्टा कर लो 12, और यहाँ पर पढ़ेंगे अपन 17, यहाँ पर पढ़ेंगे 17। 16 में व्यक्ति है तो 17 में वो परिवार भी बना सकता है और एकांतता का उसका अधिकार है। 6 में व्यक्ति के रूप 16 में व्यक्ति के रूप में मान्यता मिली तो 17 में उसको क्या है, अधिकार है परिवार बनाने की, एकांतता का अधिकार है, शादी करने, आगे आएगा शादी का, ठीक है। 18 आ रहा है, 18 विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। वहां पर भी अपन क्या पढ़ के आए थे, 18 विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता, विचार विवेक धर्म की स्वतंत्रता, विचार विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ विचार अंतःकरण आ गया, वहां अंतःकरण 19 था, यहाँ पर 18 है, विचार, ठीक, विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। 19 में वही है, फिर मत और अभिव्यक्ति, यहाँ पे 19 के 3 टुकड़े हो गए, विचार तो ऊपर चला गया 18 में,
और मत और अभिव्यक्ति कहाँ पे आ गया? 19 में आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है? 19 में ही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है 19 में है। यहाँ विचार ऊपर है 18 में, और मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। इसको टुकड़ों में एक साथ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 5 आर्टिकल याद करो, रिलेट करके एक चार्ट बनाओ। एक साइड लिखो सार्वभौमिक घोषणा, बीच में लिखो सिविल और राजनीतिक अधिकारों के, और लास्ट में लिखो आर्थिक सामाजिक प्रेस संविधा। दोनों प्रेस संविधाएं और सार्वभौमिक घोषणा, तीनों का एक चार्ट बना हुआ होगा ना, तो उसमें अपने को याद रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वाले अपने को याद रहते हैं, संविधान वाले आर्टिकल अपने को याद रहते हैं, तो उससे रिलेट करेंगे ना, ये रिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टुकड़ों में याद करो इसको, एक दीवार पे बना लो, याद रहेगा आराम से। ठीक है, तो 18 में क्या था? विचार और अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। 19 में है मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि युद्ध और राष्ट्रीय जातीय घृणा के आधार पे हिंसा को प्रोत्साहित करना, कि युद्ध को या कोई राष्ट्रीय जातीय धार्मिक घृणा के आधार पे भेदभाव, युद्ध का अगर पूछ लिया जाता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो 20 है। युद्ध, राष्ट्रीय जातीय या भेदभाव की कोई भी घृणा से संबंधित या शत्रुता से संबंधित जो भी है, उसको प्रोत्साहित करने का निषिद्ध करे, यानी कोई युद्ध बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करे, ऐसा कोई मानव अधिकार नहीं होता। 20 में युद्ध शब्द याद रखना है। 21 में शांतिपूर्ण सभा, युद्ध नहीं करना, तो 21 में क्या करनी है? शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। 22 में सभा कर ली तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 वाला आ गया ना, 19 का एक का बी और सी पहले में, 22 में 21 में आ गया शांतिपूर्ण सभा करेगा, 22 में आ गया संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 23 आ गया परिवार और विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। 23 में विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। आवाज साफ आ रही है मेरी? हेलो, हाँ मैम आ रही है। हाँ, तो 23 में क्या है? विवाह कर परिवार बनाने की स्वतंत्रता। तो 24 में, अगर 23 में विवाह किया है, 24 में कौन आ जाएंगे? बालक आ जाएंगे। बालकों का अधिकार है कि प्रत्येक बालक जो अवयस्क है, माइनर है, उसकी परिस्थिति में जो भी अवयस्क बच्चे हैं उनको संरक्षित किया जाए और उनको राष्ट्रीयता का अधिकार है। ठीक है, ये पूछा गया था पिछली बार कि बालक को राष्ट्रीयता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया है? तो 24 में दिया हुआ है। ठीक है, 23 में विवाह करेगा, 24 में बालक को अवयस्क है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा और उसकी राष्ट्रीयता को भी बनाए रखने का अधिकार होगा। 25, अब बालक क्या है? नागरिक बन गया, तो उसको लोक मामलों में भाग लेने या मत देने का, बालक माइनर था 24 में, और 25 में क्या है? मेजर हो जाता है, तो उसको क्या है? मत देने का अधिकार है, मतदान करने, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने, समानता, लोक सेवा में प्रवेश लेने का सबका अधिकार कहाँ पे आ गया? 25 में आ गया। 20 में युद्ध नहीं करेगा, 21 में सम्मेलन करेगा, 22 में संघ बनाएगा, 23 में विवाह करेगा, परिवार बनाएगा, 24 में बालक माइनर है, 25 में बालक मेजर हो गया तो मतदान कर सकता है, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, लोक सेवाओं में नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, लोक सेवाओं में उसको प्रवेश पाने का अधिकार हो गया। ठीक है, 25 तक। उसके बाद में 26, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। पहले पढ़ा था अपन ने न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता का अधिकार, कहाँ पढ़ा था? 14 में, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 8 में पढ़ा है मैम। क्यों आर्टिकल 14 में पढ़ा है? नहीं, अभी 14 में पढ़ा है। नहीं उसमें मानव अधिकारों की, हाँ, वहाँ सार्वभौमिक घोषणा नहीं, अभी कह रही, मैंने बोला था
कि विधि के हाँ। समक्ष समानता का आगे हाँ बढ़ेंगे हाँ अपन, ठीक है। हाँ ये जी मैम, उसमें निष्पक्ष वो है, निष्पक्ष विचारण। न्यायाधिकरणों के समक्ष सुनवाई का उत्तर है वो, सुनवाई का, हाँ, फेयर ट्रायल, हाँ उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 14 में अपन ने पढ़ा न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष समानता। 26 पढ़ेंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। 26 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। और 27 में लास्ट में क्या पढ़ेंगे, जातीय, धार्मिक या भाषाई जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो भी हैं उनको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। वहां पे भी फंडामेंटल राइट में भी क्या करते हैं, लास्ट 29-30 पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और यहाँ पर 27 पढ़ते हैं अपन। 27 कौन कौन सी, जातीय, धार्मिक और भाषाई, 3 शब्द है। जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, मतलब भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। ये था, क्या है, ये थर्ड पार्ट हो गया, है ना। फोर्थ पार्ट हो गया ये। तीसरा पार्ट कौन सा है, सारवान अधिकार, 6 से लेके 27 तक। चौथा पार्ट आता है इसमें पांचवा पार्ट आ रहा है, क्रियान्वयन मशीनरी। अब क्रियान्वयन मशीनरी यानी मानवाधिकार, फंडामेंटल जो भी राइट दिए हुए हैं, ये जो ह्यूमन राइट दिए हुए हैं इसमें 6 से लेके 27 तक जो सिविल राजनीतिक अधिकार है, अब उनको लागू कौन करवाएगा। उनको लागू करवाने के लिए मानव अधिकार समिति का गठन किया गया है, ठीक है। मानव अधिकार समिति का गठन किया गया कि जो राजनीतिक सिविल अधिकार हैं उनको लागू कौन करवा सकता है। तो मानव अधिकार समिति है, नाम याद रखना है अपने को, मानव अधिकार समिति। इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी, 28 सितंबर 1976 को। 20 सितंबर 1976 को बैठक हुई थी। बैठक जो भी फर्स्ट बैठक हुई थी मानव अधिकार समिति की, उसमें 38 सदस्यों ने भाग लिया था। 38 सदस्यों ने भाग लिया था। ये 38 सदस्य कौन से हो सकते हैं, ये प्रेस संविदा के जो पक्षकार है ना, कितने प्रेस संविदा के सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रेस संविदा के मेंबर कितने हैं अभी वर्तमान में, 167। हाँ 167 है मैम। 167 है। मैंने अभी बताया कि 2013 तक के 167 मेंबर सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रेस संविदा के हैं। तो ये जो 38 मेंबर जिन्होंने मानव अधिकार समिति की जो फर्स्ट बैठक हुई, उसमें ये जो 38 जो मेंबर थे वो दो प्रेस संविदा के ही मेंबर थे, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि हाँ एक समिति बनाई जानी चाहिए जो मानव अधिकारों को लागू कर सके, सिविल और राजनीतिक अधिकारों को लागू कर सके, ठीक है। तो अब आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में कहा गया कि मानव अधिकार समिति होगी, ठीक है। इसमें कितने, 18 सदस्य होंगे, 18 सदस्य होंगे। अब ये 18 सदस्य कौन से देशों के होंगे, ये जो प्रेस संविदा के जो मेंबर हैं, प्रेस संविदा में 167 मेंबर हैं, उनके देश के ही नागरिक होंगे। जो 167 जो मेंबर हैं उनके देश के ही नागरिकों में से 18 व्यक्तियों को चुना जाएगा मानव अधिकार समिति के लिए। याद रखनी है, तो संख्या याद रखनी है इसमें कि मानव अधिकार समिति में कितने मेंबर होते हैं, 18 मेंबर होते हैं। वो कौन से देश के नागरिक होंगे, जो प्रेस संविदा के जो सदस्य राज्य हैं उनके देश के नागरिक होंगे, ठीक है। सेक्शन 29 कह रहा है कि जो समिति के जो मेंबर होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो भी हर देश जो प्रेस संविदा का जो मेंबर है 167 जो देश मेंबर है, वो अपने देश के 2 नागरिकों का नाम निर्दिष्ट करेगा कि भाई मानव अधिकार समिति में इनका
इनको सदस्य के रूप में जोड़ लिया जाए। ठीक है, वो अपने देश के 2 नागरिकों के नाम निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, नाम निर्दिष्ट होने के बाद में इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। इनको ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। जो मानव अधिकार समिति में जो 18 मेंबर है वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। फिर इनमें नाम आने के बाद में इनका क्या होता है, बहुमत से मतदान होता है और मतदान करके ये 18 मेंबर चुने जाते हैं। तो इतनी डीपली याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखना है कि वो उन सदस्य राज्यों के देश के नागरिक होते हैं। 2 सदस्यों के वो नाम निर्दिष्ट करते हैं, अपने देश के 2 नागरिकों के नाम निर्दिष्ट करते हैं और उनमें से 18 व्यक्तियों को चुन लिया जाता है। फिर आता है सेक्शन 31 कह रहा है कि एक राज्य से एक ही व्यक्ति चुना जाएगा समिति में। 18 मेंबर हैं लेकिन उन्हें नाम तो 2 निर्दिष्ट किए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दोनों के दोनों चुने जाए। हर राज्य से एक ही व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। सेक्शन 32 समिति के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। समिति के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। हाँ, समिति के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। लेकिन जो फर्स्ट बार जो समिति बनी, प्रथम बार जो निर्वाचित हुए 9 सदस्य यानी आधे सदस्यों को 2 वर्ष बाद में क्या है, रिटायरमेंट लेना होता है। रिटायरमेंट उनकी क्या है, अंत हो जाता है, उनकी सेवा का अंत हो जाता है। तो इसमें यह है कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल तो क्या होता है, वैसे 4 वर्ष होता है, लेकिन हर 2 वर्ष बाद में क्या होता है, वो जो फर्स्ट बार जो चुने गए थे उन्हें 9 सदस्यों को 2 वर्ष होते ही क्या उनकी सेवा खत्म हो गई थी। ये बात याद रखनी है अपने को। वैसे तो 4 वर्ष है, लेकिन जो प्रथम बार जो निर्वाचित हुए थे सदस्य, उनमें से 9 सदस्य 2 वर्ष होते ही क्या है, उनकी सेवा समाप्त हो गई। अब आता है कि सदस्यता की समाप्ति कैसे की जाएगी। कि मान लो वो कोई कार्य करते नहीं है तो सदस्यता समाप्त हो जाती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वेतन भत्ते क्या होंगी। अब अपन पढ़ते हैं आगे कि इसकी क्रियान्वयन मशीनरी कैसे होती है। यानी समिति तो बना दी, कौन अधिकारों को लागू कौन कराएगा। सिविल और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो इसकी शिकायत कहाँ पे की जाएगी, मानव अधिकार समिति को की जाएगी। तो मानव अधिकार समिति शिकायत कोई भी आती है तो उसका निपटारा किस तरीके से करती है, ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है। सेक्शन 41, 42, 43 सेक्शन 40, 41, 42 40, 41 और 42 है। ठीक है, तो सबसे पहले 40, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो 40 है, सेक्शन 40 जो है वो क्या कहता है, सदस्यों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाना। एक लाइन लिख लो पहले कि क्रियान्वयन कैसे किया जाता है मानव अधिकार समिति द्वारा सिविल और राजनीतिक अधिकारों का। सबसे पहले क्या है, वो भेजती है, रिपोर्ट भेजती है, वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाता है सेक्शन 40 में। सेकंड आ रहा है अंतरराज्यीय संसूचना प्रणाली। अंतरराज्यीय संसूचना प्रणाली सेक्शन 41-42 सेक्शन 41 और 42। और थर्ड आ रहा है सुलह प्रक्रिया। सुलह प्रक्रिया सेक्शन 42। सेक्शन 42। तो 40, 41 और 42 हो गए 3 पॉइंट। सबसे पहले वार्षिक प्रतिवेदन होता है 40 में, 41 होता है अंतरराज्यीय संसूचना प्रणाली और 42 होता है तदर्थ समिति द्वारा सुलह प्रक्रिया। फोर्थ उपाय आता है व्यक्तिगत संसूचना प्रणाली। व्यक्तिगत संसूचना प्रणाली ये ऐच्छिक प्रोटोकॉल
प्रथम ऐच्छिक प्रोटोकॉल में बताई हुई है, प्रेस संविदा में नहीं बताई हुई। कहाँ पे बताई हुई है? प्रथम ऐच्छिक प्रोटोकॉल में बताई हुई है। अब इसमें लागू कैसे करवाया जाता है ये देखते हैं अपन। ऑर्डर आर्टिकल 40 कह रहा है रिपोर्टिंग प्रणाली या वार्षिक प्रतिवेदन। सिंपल से इसको सुन लो, कहानी की तरह, याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको। सुनो इसमें कि हर राज्य जो प्रेस संविदा का मेंबर बना है, यानी 167 जो मेंबर हैं, उन प्रत्येक राज्य को, राज्य सदस्य, जो भी सदस्य राज्य है, उनको वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है कि हमने प्रेस संविदा में दिए हुए मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या काम किए हैं या उनके क्या सुझाव हैं। वो सारी की सारी रिपोर्ट किसको भेजनी होती है? समिति को, मानव अधिकार समिति को भेजनी होती है। सिर्फ ये इतना ही है, ठीक है, कि रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। लेकिन अगर समिति कह दे कि नहीं मुझे तुरंत रिपोर्ट चाहिए या कोई अर्जेंट मामला आ गया, तो वहां पर सदस्य जो भी राज्य हैं उनको वहां पर रिपोर्ट भेजनी होती है। अनुरोध कर दे मान ले समिति कि नहीं मुझे तो इस महीने की रिपोर्ट भेजो या उस महीने की रिपोर्ट भेज दो या 2 महीने की भेज दो या 4 महीने की भेज दो, तो वहां पे सदस्य राज्यों को जो समिति अनुरोध कर दी है अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अब रिपोर्ट भेज दी, तो रिपोर्ट भेजने के बाद में समिति क्या करती है? उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, और अध्ययन करने के बाद में समिति उस पर क्या टिप्पणी करती है, क्या टीका टिप्पणी करती है, यानी समिति को क्या लगता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, अभी क्या सुझाव, क्या कमी रह गई या क्या सदस्य राज्यों को इसके संबंध में और क्या काम करने चाहिए, तो वो अपनी टीका टिप्पणी करती है। और टीका टिप्पणी करके क्या राज्य पक्षकारों को अपनी रिपोर्ट भेजती है, वापस राज्य पक्षकारों को भेज दी। राज्य पक्षकारों ने समिति को भेजा, समिति ने टीका टिप्पणी कर दी और टीका टिप्पणी करने के बाद में वो रिपोर्ट वापस किसे भेजी? सदस्य राज्यों को भेजी। इसके साथ साथ में वो टीका टिप्पणी सहित रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद को भी भेजेगी। अब ये आर्थिक सामाजिक परिषद कौन सी बताओ? वो परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ वाली की थर्ड अंग, आर्थिक और सामाजिक, यानी समिति एक रिपोर्ट तो किसको भेजती है? जिन्होंने भेजी थी वार्षिक रिपोर्ट सदस्य राज्यों ने भेजी, उन पे वो क्या है अपनी जांच करती है और अध्ययन करती है, जांच करती है और अपनी टीका टिप्पणी करके वापस सदस्य राज्य को भेज देती कि भाई आपको ये काम करना और चाहिए। अब सदस्य राज्य को क्या उसने सुझाव दिए? एक तो टीका टिप्पणी क्या की समिति ने, इसमें क्या सुझाव दिए, दोनों को मिलाकर आर्थिक और सामाजिक परिषद को वो मामला वापस समिति किसको भेजती है? आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज देती है, ठीक है। रिपोर्टिंग प्रणाली हालांकि सही नहीं है, क्योंकि हर राज्य सही रिपोर्ट भेजता है, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा उपयुक्त कारगर साबित नहीं होती है, क्योंकि कोई भी राज्य ये नहीं बताता कि हमारे राज्य में कौन से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। सब यही बताएंगे कि हम मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। उल्लंघन वाला या वो कोई वॉयलेशन होता है वो कोई भी राज्य नहीं बताता, तो ये प्रणाली कारगर साबित नहीं होती है। दूसरी 41 में, आर्टिकल 41 क्या कह रहा है? अंतरराज्य संसूचना प्रणाली। अंतरराज्य संसूचना प्रणाली ये है कि जो सदस्य राज्य हैं, यानी जो 167 मेंबर हैं प्रेस संविदा के, उन राज्यों में से किसी एक राज्य को लगता है कि सामने वाला कोई राज्य, एक राज्य को लगता है कि दूसरा राज्य प्रेस संविदा में दिए हुए सिविल और राजनीतिक मानवाधिकार लोगों को प्रदान, नागरिकों को प्रदान नहीं कर रहा या उनका संरक्षण नहीं कर रहा या उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो उस पर उपाय नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है? वो इसकी संसूचना पहले डायरेक्ट समिति को नहीं भेजता है, डायरेक्ट
समिति को नहीं भेजता। एक राज्य को लगता है कि सामने वाला राज्य क्या कर रहा है, प्रेस संविदा में जो उपबंध दिए हैं, जो मानव अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो वो इसका ध्यान आकर्षित कराएगा। यानी भारत को लगता है कि इंग्लैंड, एग्जाम्पल है, भारत को लगता है कि इंग्लैंड मानव अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है या प्रेस संविदा में दिए हुए अधिकारों का पालन नहीं करता, तो भारत क्या करेगा, इंग्लैंड का ध्यान आकर्षित कराएगा। यानी इंग्लैंड को कहेगा कि आपके देश में प्रेस संविदा में दिए हुए जो अधिकार हैं उनका वोल्यूशन हो रहा है, खंडन हो रहा है, आप इस पे कार्य करें। तो जैसे ही ध्यान आकर्षित कैसे कराया जाए, लिखित में सूचना दी जाएगी उसको, और सूचना के प्राप्त होने की तारीख से इंग्लैंड को सूचना मिल गई कि भारत ने भेज दिया, और इंग्लैंड को सूचना प्राप्त हो गई। सूचना मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर भीतर यानी इंग्लैंड को अपना स्पष्टीकरण देना होगा, अपना जवाब देना होगा कि भाई हमने ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है या हुआ था तो इसमें हमने क्या काम किया, अपना स्पष्टीकरण या अपना उत्तर 3 महीने के भीतर भीतर देना होता है इंग्लैंड को। एग्जाम्पल, ठीक है, कि संसूचना प्राप्त हो गई तो प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर स्पष्टीकरण या मामले को स्पष्ट करने में लिखित कथन करते हुए यानी रिटर्न में अपना जवाब भेजेगा 3 महीने में। ठीक है, रिटर्न में अगर वो ये कहता है या स्पष्टीकरण में वो ये कहेगा कि हाँ हमने हमारे देश में या हमारे राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, इसके लिए हमने जो भी घरेलू यानी हमारे देश की विधि में जो डोमेस्टिक लॉ थे या जो घरेलू विधि थी या जो उपचार हमारे घरेलू विधि में थे, हमारी राष्ट्रीय विधि में, उस सब उपचार हमने उसको उपलब्ध करवा दिए। यानी वो यही कहेगा कि हाँ हमारे देश में जो लॉ थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसका ह्यूमन राइट संरक्षित करने का प्रयत्न किया है, वो ये कहेगा। ठीक है, और संसूचना प्राप्त करने वाले प्रारंभिक सूचना की 6 मास के भीतर, अब क्या है, सूचना भी भेज दी और 3 महीने में उसने जवाब भी दे दिया, स्पष्टीकरण भी दे दिया रिटर्न में। तो इसके बाद में जब सूचना भेजने की तारीख से 6 महीने यानी ये प्रारंभिक सूचना जब भेजी गई उसकी तारीख से 6 महीने के भीतर दोनों पक्षकारों को क्या है, मामला समायोजित, मतलब अगर जो सूचना मांगने वाला भारत देश इंग्लैंड से सूचना मांग ली, 3 महीनों में उसने सूचना जवाब देना होता है, सूचना मिलने की तारीख से 3 महीनों में जवाब देना, 3 महीनों में जवाब दे देता है तो सूचना भेजने की तारीख से 6 महीने के भीतर भारत अगर 3 महीने में दिए हुए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसको पास सूचना भेजने वाले के पास में एक्स्ट्रा टाइम आ गया 3 महीने, और कि भारत और इंग्लैंड दोनों सहमत या संतुष्ट होने चाहिए। इंग्लैंड ने जो जवाब दिया है उसके लिए संतुष्ट होने के लिए भारत के पास 6 महीने है, प्रथम तारीख से भेजी गई सूचना की तारीख से 6 महीने में वो संतुष्ट होने चाहिए। और अगर संतुष्ट हो गए दोनों पक्षकार तो वो इसकी सूचना किसको भेज देंगे, मानव अधिकार समिति को भेज देंगे, मानव अधिकार समिति को भेज देंगे कि हाँ हम इस पॉइंट पे संतुष्ट हो गए या इस जवाब या स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो क्या था, 3 महीने और 6 महीने, 2 तारीख ही याद रखनी है और क्रम याद रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है कि कोई भी मानवाधिकार समिति में, मतलब कोई कह रहा है सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता कि भाई इंग्लैंड या भारत सीधा डायरेक्ट जाके समिति को ये नहीं कह सकता, भारत चला जाए सीधा मानवाधिकार समिति के पास और कहता है कि इंग्लैंड इस मानवाधिकार का पालन नहीं कर रहा या प्रेस संविदा के इस उपबंध का पालन नहीं कर रहा, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। डायरेक्ट कब जा सकता है, जब मानव अधिकार समिति ये जाने कि हाँ इसने दूसरे पक्षकार को क्या ध्यान आकर्षित किया था, उसको सूचना दी और इसने दूसरे देश ने यानी इंग्लैंड ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तब वो मानव अधिकार समिति के पास में जाएगा। मानव अधिकार समिति के पास वही राज्य पक्षकार जा सकता है जो कि
जो ये एक तो प्रेस संविदा का मेंबर होना जरूरी है, और दूसरी बात जो ये स्वीकार करे कि मानव अधिकार समिति क्रियान्वयन मशीनरी है या उसकी क्षमता पर उसको विश्वास होना चाहिए, जो मानव अधिकार समिति की मान्यता की घोषणा करता है कि ये मान्य है या इसके द्वारा विवाद को सुलझाया जा सकता है, यानी जो उसकी कैपेसिटी पर विश्वास करता है या उसकी क्षमता को मान्यता देने की घोषणा करता है जो राज्य, वही मानव अधिकार समिति के पास में मामले को ले जा सकता है, अन्य नहीं ले जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद में मानव अधिकार समिति क्या है, जैसे ही आ गई रिपोर्ट आ गई मानव अधिकार समिति के पास में, मामला दोनों पक्षकारों के बीच सुलझा नहीं, और उसके बाद में क्या सीधी मानव अधिकार समिति के पास आ गई। मानव अधिकार समिति क्या है, उस पर गुप्त बैठक करती है, फिर बैठक करती है, और अगर उसे समिति को लगा है कि पक्षकारों यानी इंग्लैंड और भारत से यानी पक्षकारों से और डाटा कलेक्शन या और तथ्य या और दस्तावेज मंगाए जाने चाहिए या और जानकारी मंगाई जानी चाहिए, तो वो उसको मंगा सकती है। इसके साथ में जब वो विचार विमर्श करती है, गुप्त जब बैठक करती है मानव अधिकार समिति, तो दोनों पक्षकारों यानी जो संबंधित जो पक्षकार हैं उनके उनके प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और वो अपना ओरल या रिटन में अपना प्रतिनिधित्व या अपना जवाब या अपना निवेदन पेश कर सकते हैं, यानी दोनों पक्षकारों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है प्रतिनिधियों को। इसके साथ में उन्हें ओरल या रिटन में अपना मत रखने या अपने निवेदन करने का अधिकार होता है। फिर मानव अधिकार समिति क्या करती है, मामले को मैत्रीपूर्ण मतलब उनमें सुलह करवानी या मैत्रीपूर्ण ढंग से क्या उस मामले को निपटाने का प्रयत्न करती है। जहां क्या है, अब मानव अधिकार समिति के पास मामला चला गया, तो जैसे ही समिति के पास जाता है, समिति से राज्य पक्षकार द्वारा सूचना की मतलब समिति के पास आ गया मामला, तो समिति को 12 महीनों में सूचना से प्राप्ति की तारीख से 12 महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। मामला समिति के पास आया, समिति के पास आने की तारीख से 12 महीने यानी 1 वर्ष के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती। अगर पक्षकारों में राजीपा हो गया, ठीक है, यानी वो संतुष्ट हो गए, राजी हो गए दोनों पक्षकार, तो वो अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट भेज देता है कि दोनों पक्षकार संतुष्ट हो गए। और अगर दोनों संतुष्ट होते हैं तो ये रिपोर्ट भेजते किसके, मानव अधिकार समिति, ये रिपोर्ट उन्हीं पक्षकारों को भेजते हैं जिनसे जो विवाद के पक्षकार थे, उन्हीं को रिपोर्ट भेज देती है, तथ्यों का भेज देती है कि ये तथ्य थे और ये समाधान हो गया। और अगर समाधान पक्षकारों में मैत्रीपूर्ण समाधान नहीं होता या राजीनामा नहीं होता, तो वहां पर वो क्या करती है, अभिलेख भेज देती कि ये रिकॉर्ड थे, ये दस्तावेज आए, राजीनामा नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के वो अपनी बात कह देती, कुछ नहीं करती। मानव अधिकार समिति उसमें कुछ नहीं करती। राजीपा होता है तो ठीक है, अगर राजीपा नहीं होता, राजीनामा उनमें नहीं होता, तो वो क्या तथ्य, जो भी तथ्य आए थे, जो उन्होंने मौखिक में या जो उन्होंने रिटर्न में जो बात कही, उसको कलेक्शन करके एक रिपोर्ट बना के पक्षकारों को सौंप देती। अब आता है सेक्शन और आर्टिकल 42, सुलह नहीं हुई। अगर 41 में आर्टिकल 41 में सुलह नहीं हुई, तो सुलह कराने के लिए क्या है, ऑर्डर आर्टिकल 42 में क्या है, एक सुलह करवाई जाती है। कैसे कराई जाएगी, उसके लिए एक तदर्थ समिति तदर्थ सुलह आयोग का गठन किया जाएगा। किसका, सुलह कराने के लिए तदर्थ सुलह आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 42 में किया जाता है। ठीक है, 42 में तदर्थ सुलह आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें 5 व्यक्ति गठन मतलब जो तदर्थ सुलह आयोग होगा उसमें 5 व्यक्ति मेंबर होंगे, 5 सदस्यों से ये बनी हुई होगी। अब ये 5 सदस्य कौन होते हैं, उसमें पक्षकार अगर दोनों सहमत हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर सहमत नहीं होते हैं, सहमति नहीं बन पाती,
तो समिति के सदस्यों में से 2/3 बहुमत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा वो चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों में से कौन सी समिति? 18 जो मेंबर है मानव अधिकार समिति के, जो 18 मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान के द्वारा वो 5 मेंबर चुने जाते हैं। किसके लिए? तदर्थ सुलह आयोग के लिए, एडहॉक। ठीक है, एडहॉक तदर्थ सुलह आयोग के लिए वो 5 मेंबर सहमत होते तो ठीक है, नहीं होते तो समिति के जो मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ये 5 व्यक्ति चुने जाते हैं। ये अपनी व्यक्तिगत हैसियत में काम करते हैं, ये फिर इनमें राजीनामा करवाती है। मतलब ये टोटल, ये इतनी बात याद रखनी है इसमें, ठीक है। और ये क्या करती है? आयोग संयुक्त बैठक कुछ नहीं है इसमें, ये व्यक्तिगत हैसियत में काम करते हैं। और जो सदस्य राज्य पक्षकार नहीं है प्रेस संविदा के, या जिन्होंने मानव अधिकार समिति की बारे में की मान्यता के बारे में घोषणा नहीं की है, वो यहाँ पर तदर्थ सुलह आयोग में सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसके साथ में लास्ट में आता है व्यक्तिगत संसूचना। व्यक्तिगत संसूचना यानी किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट उल्लंघन हो गए और वो क्या है, अपने देश के कानून से पीड़ित है, यानी भारत का व्यक्ति भारत की विधि से प्रताड़ित है। उसे लगता है कि मुझे ह्यूमन राइट प्राप्त नहीं हो रहे या मेरे किसी ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वो इसकी शिकायत कहाँ पे करेगा? मानव अधिकार समिति में करेगा। लेकिन ये प्रावधान प्रेस संविदा में नहीं दिया हुआ, ऐच्छिक प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। ठीक है, ऐच्छिक प्रोटोकॉल में दिया है। ऐच्छिक प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? लागू हुआ था क्या? 23 मार्च 1976 को लागू हो गया था, सेम डेट पे। प्रेस संविदा 23 मार्च 1976 को लागू हुई थी और ऐच्छिक प्रोटोकॉल भी 23 मार्च 1976 को ही लागू हो गया था। इसके बाद में एक सेकंड प्रोटोकॉल और आया सिविल और राजनीतिक प्रेस संविदा में। जो सेकंड जो आया ना, वो कब लागू हुआ? पंद्रह दिसंबर हाँ, कुछ लिखा हुआ है, मिल नहीं रहा अभी। 1989 को अपनाया गया। द्वितीय ऐच्छिक प्रोटोकॉल को 15 दिसंबर 1989 को अपनाया गया। हाँ, कहीं पे लिखा हुआ था, अभी मिल नहीं रहा है एक्चुअल मेरे को। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल आए थे। फर्स्ट तो ये था कि ये प्रोटोकॉल आ गया व्यक्तिगत संसूचना के लिए है। दूसरा प्रोटोकॉल ये था मृत्युदंड को खत्म करने के लिए आया था। 15 फरवरी 15 दिसंबर 1989 को। ठीक है, ये तारीख याद करनी है आपको दोनों प्रोटोकॉल के। फर्स्ट ऐच्छिक प्रोटोकॉल तो आ गया, ऐच्छिक प्रोटोकॉल बोलते हैं, 23 मार्च 1976 को आ गया था। और सेकंड है ये मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रोटोकॉल है कि जो राज्य सिविल और राजनीतिक प्रेस संविदा इसके दूसरे ऐच्छिक प्रोटोकॉल के जो मेंबर बनते हैं, वो अपने देश में मृत्युदंड की सजा को खत्म करते हैं। कब दिया जा सकता है? जब बहुत गंभीर मामला हो, रियरेस्ट से रियरेस्ट मामला हो, तो फिर वहां पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। सिविल और राजनीतिक प्रेस संविदा में इसको इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का क्या है क्रियान्वयन है, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। इसमें एक और पढ़ते हैं कि इसमें संशोधन है वो कौन सी धारा में, कौन से आर्टिकल में किया जाता है? 51 में किया जाता है संशोधन, और आर्टिकल 51 में किया जाता है। इसके अलावा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बैठक कहाँ पे होगी, यूएनओ के मुख्यालय पे होगी, ये इतने नहीं है। वेतन भत्ते कौन से होंगे, महासभा द्वारा वो वाली डेट वापस बताना जो मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल लाया गया था। 15 दिसंबर 1989। 15 दिसंबर 1989। ठीक है, ये सेकंड प्रोटोकॉल था। सिविल और राजनीतिक प्रेस संविदा है, उसमें 2 प्रोटोकॉल आए।
और जबकि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रेस संविदा है उसमें एक ही प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ये इतना था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसको प्रेस संविदा को इसमें खाली क्रियान्वयन वाली मशीनरी और जो सार्वजनिक अधिकार है उनको याद करना है, इम्पोर्टेंट। इसमें मैडम ये जो आपने जो प्रेस संविदा के बताए थे 167 देश, हाँ पक्षकार बताए, तो हाँ। इस